हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास पे मैंने कई वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने लाइन से सीरीज से आपके इतिहास को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया है। तो सारे टॉपिक्स को मैं लाइन से पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पे मैं एक वीडियो ला चुकी हूँ, ये उसका पार्ट 2 है। तो सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में, सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नाम हैं, सिंधु सभ्यता की कब खोज हुई, कौन से नाम हैं, उसके नामकरण के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जिसमें सिंधु सभ्यता के कितने नाम हैं, किन किन नामों से पुकारा जाता है, किन किन नामों से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीजों को मैंने कवर किया था। तो चलिए, आज हम सिंधु सभ्यता का जो समाज था, उनका जो धार्मिक जीवन था, उनके बारे में बात करेंगे। यानी सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे, जो निवास करते थे, वो लोग कैसे, उनका जीवन कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को जीने के लिए किस तरह के मनोरंजन किए, किस तरह से वो अपना जीवन को व्यतीत करते थे, उनका समाज कैसा था, वो समाज में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, समाज कैसा था, और उसके जो उनका धार्मिक जीवन कैसा था, किस किस को देवता को पूजते थे, किसको नहीं पूजते थे, और उनकी योजना कैसी थी, यानी नगर योजना कैसी थी। क्योंकि हम आपने सुना होगा, सिंधु सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, नगरीय योजना है, शहरी योजना है। लेकिन इसके पीछे एक कारण भी होगा कि नगरीय योजना क्यों कहा जा रहा है भाई, उसे शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, कोई ना कोई इसके पीछे एक रीजन होगा। तो उस रीजंस को भी समझेंगे। और अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सिंधु सभ्यता के बाद में बात कर रहे थे। सिंधु सभ्यता से जो मनुष्य हैं, जो वहां पे मानव रहा करता था, जो समाज था वो किस तरह का था, उसपे किस तरह किस किस चीजों से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन चीजों को मैंने कवर करने की पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सामाजिक जीवन। तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का, यानी वहां के निवासियों का कैसा था जीवन, तो उनका सामाजिक जीवन, उनका जीवन कैसा था, इस पर बात करेंगे। तो समाज आपका कैसा था, तो आपको एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो समाज कैसा था, वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। यानी माँ जो थी उसमें मुखिया हुआ करती थी, मेन थी। तो समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। उसके बाद आगे सिंधु समाज का आधार क्या था, तो सिंधु समाज का जो आधार हुआ करता था, जो मेन कह सकते हैं इकाई हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी, तो आपका परिवार। तो मेन समाज का आधार, सिंधु समाज का आधार क्या हो जाएगा, परिवार। अगर पूछा जाए सिंधु समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। उसके बाद में हम बात करते हैं समाज को कितने भागों में बांटा गया था। जिस तरह आप जानते हैं आज के समय में समाज बटा हुआ है, कई जातियों कई धर्मों में बटा है। इसी तरह से उस समय के मानव भी कई जातियों या कई जाति या कई वर्ग में बटे थे। तो कितने वर्ग में बटे थे उसकी बात करते हैं। तो समाज 4 भागों में बटा था या 4 वर्गों में बटा था। उसके बाद अगर देखें तो सबसे पहला जो इनका जो मेन था, मुख्य था, वो क्या था, विद्वान। ये कैसे थे, मुख्य थे, विद्वान थे। विद्वान में कौन कौन आया करते थे, विद्वान वो लोग हुआ करते थे जैसे पंडित लोग, जो चीजें जो जिनको ज्ञान हुआ करता था उन्हीं लोग क्या कहा करते थे, पंडित। तो वो क्या हो गया, विद्वान क्या थे, आपके पंडित जो वर्ग होता है वो उसके अंदर, विद्वानों के अंदर आया करता था, ठीक है। तो योद्धा आपके कौन हो जाते थे, योद्धा वो हुआ करते थे जो युद्ध में भाग लिया करते थे, योद्धा होते थे। क्षत्रिय होते थे, वो कैसे थे, तो योद्धा हो गए, तो उन्हें हम योद्धा में क्षत्रिय आ जाएंगे। उसके बाद में अगला देखें तो व्यापारी या शिल्पी वर्ग। तो व्यापार करने वाले या शिल्प का काम करने वाले वो किस में रखे गए, व्यापारी या शिल्पी वर्ग में हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग भी हुआ करते थे, क्योंकि सारे लोग व्यापारी हैं, तो कुछ श्रमिक करने वाले भी काम होंगे जो बहुत छोटे छोटे काम किया करते थे, जो निम्न जाति के लोग माना जाते थे, वो श्रमिक वर्ग को माना जाता था। सबसे उच्च आपकी विद्वान हो गई, उसके बाद सबसे निम्न अगर आपसे पूछी जाए तो आपका श्रमिक वर्ग हो जाए और हो जाएगा। और सामाजिक जीवन कितने आधार में, कितने भागों में बटा है आपका सिंधु समाज, तो आपका 4 भागों में बटा है। यह चीज आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सिंधु समाज था, जो सिंधु सभ्यता थी, उसमें 2 चीजें भी प्रचलित थी। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है पेपर में कि क्या क्या चीजें, आपको मान लो 4 लाइंस दे देगा कि सिंधु समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, या उसका आधार परिवार था, या उसमें ये प्रथा प्रचलित थी कि नहीं थी। तो आपने अगर ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ रखी होंगी तो आप उनके 4 ऑप्शन को पढ़कर
कौन सा नहीं है, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अब जो पेपर का लेवल है, जो क्वेश्चन देने का तरीका है, उसका तरीका बिल्कुल बदल चुका है। पूछने का तरीका अब ये हुआ करता है, कथन 1, कथन 2, कथन 3 दे देंगे, उसके बाद आपको कूट दे देंगे 1 2 3 4, अगले में दूसरा 2 3 4, कुछ इस तरह से दे देंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको कूट चूज करने होते हैं। जब आपको चारों आंसर पता होंगे तब आप उसको दे पाएंगे। या आपसे 4 में से 1 पूछते हैं, लेकिन आपको 4 में से कोई नहीं है, 1 पूछते हैं, तो आपको पता होगा जब ही आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो वैश्यवृत्ति उस समय क्या थी, सिंधु सभ्यता में वैश्यवृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित थी। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, तो हाँ प्रचलित थी। वैश्यवृत्ति प्रचलित थी, तो हाँ उस समय प्रचलित थी। तो आपके ऑप्शन में होगा तो आप उसको क्लिक कर दे सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं भोजन। तो सामाजिक जीवन में आपका समाज जीवन क्या है, समाज में खाने पीने, आपके रहने सहने, हर चीज का बात की जाती है। तो हम भोजन की बात करेंगे, तो वहां के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो भोजन कैसा किया करते थे। तो भोजन पे बात करेंगे, तो भोजन उनको आपको ध्यान रखना है, तो वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का सेवन किया करते थे। जो उस समय के मनुष्य थे, जो उस समय का मानव था, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण किया करता था। अगला है मिठास। तो मीठे के लिए क्या प्रयोग किया करते थे, क्या उस समय गन्ना होगा, शक्कर होगी, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी? नहीं, उस समय इतनी चीजें डेवलप नहीं थी। तो हमारी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो शहद का प्रयोग उस समय किया जाता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रमुख खाद्यान्न की। तो प्रमुख खाद्यान्न में आपका गेहूं तथा जौ हो जाएगा, क्योंकि मेन जो मुख्य फसल उस समय थी वो कौन सी थी, गेहूं तथा जौ। ठीक है, चलिए बात करते हैं शवाधान प्राणी। अब इंसान था तो इंसान को जाहिर सी बात है, मनुष्य है या मानव है, वो अगर दुनिया में आया है तो वो मरेगा भी। तो शवाधान यानी मरने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ किस तरह का सुलूक किया करते थे, उसके बारे में बात हुई है। तो शवाधान प्राणी के बारे में बात करें तो सामान्यतः कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी, लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको 3 प्रकार की भी देखने को मिल जाती है। तो सामान्यतः कितनी प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। अगर पहले की बात करें तो पूर्व शवाधान, तो इसमें क्या किया जाता था, मृतकों को कब्र में दफनाना जो हुआ करता था वो क्या कहलाया करता था, पूर्व शवाधान कहलाया करता था। अगला है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार क्या होता था, दाह संस्कार वो संस्कार होता है जिसमें मृतकों को जला दिया जाता है, यानी डेड बॉडी को उसको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, दाह संस्कार। अगर अन्य की बात करें, अन्य यानी तीसरे की बात करें, तो मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, यानी अगर कोई मर गया है तो उसकी डेड बॉडी को जंगल में रख दिया। जब पशु पक्षी उस डेड बॉडी को खा लेते थे तो ये हड्डियां वगैरह उसकी बचा करती थी, उस हड्डी वगैरह को क्या करते थे, तो जब पशु पक्षी इसको खा ले, फिर हड्डियों को जो बची होती थी उसको क्या करते थे, दफना दिया करते थे, वो आपका अन्य में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं धार्मिक जीवन। तो जब इंसान है तो वो कहीं ना कहीं धर्म से भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो धार्मिक जीवन कैसा था उनका, धर्म किस तरह का था, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि समाज आपका कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। यानी यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो माता की यानी जो स्त्री की स्थिति थी वो उस समय कैसी होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी उस समय स्त्री की स्थिति अच्छी ही हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मातृ देवी की उपासना किया करते थे। तो उस समय धार्मिक जीवन कैसा था, यानी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो वहां के निवासी थे, तो वो लोग किस धर्म को कैसे माना करते थे, तो उस समय कैसे उपासना करते थे, कैसे पूजा अर्चना करते थे, तो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। धरती को उर्वरा देवी के रूप में, अच्छा एक चीज और, तो वो मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ धरती को उर्वरा देवी के रूप में मानते थे, उर्वरा देवी के रूप में क्या करा करते थे, पूजा करते थे। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा धरती की पूजा किस रूप में की जाती थी, तो किसके रूप में, उर्वरा देवी के रूप में माना जाता था, उर्वरा देवी के रूप में उपासना की जाती थी। अब बात करते हैं तो और क्या क्या चीज पवित्र मानी गई है। तो कुबड़ वाला सांड आपने सुना होगा, कुबड़ वाला सांड और श्रृंगी युक्त जो सींग युक्त हुआ करता था पशु, वो क्या करा करता था, पवित्र माना जाता था। एक आपका क्या हो जाएगा, तो कुबड़ वाला सांड हो जाएगा। दूसरा आपका श्रृंगी युक्त यानी सींग जिसकी हुआ करती थी, उस पशु को एक श्रृंग यानी एक सींग वाले पशु को क्या करा करते थे, पूजा करते थे, पवित्र माना करते थे।
अगली बात करते हैं तो किसको किसको पूजा करते थे? पशुपतिनाथ को पूजा करते थे, महादेव को पूजा करते थे, पशुपतिनाथ को, महादेव को पूजा करा करते थे, लिंग को पूजा करा करते थे, वृक्षों को यानी पेड़ को पूजा करते थे और पशुओं की भी पूजा किया करते थे। और एक चीज और आपसे पूछी जाती है, तो जो आपका धार्मिक जीवन है साथ ही साथ इन चीजों को तो वो मानते ही थे, साथ ही साथ तंत्र मंत्र को भी माना करते थे, तंत्र मंत्र में भी यकीन किया करते थे, भूत प्रेत में भी यकीन किया करते थे कि भूत प्रेत होता है या नहीं, उस समय लोग वहां उसको भी यकीन किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे मनोरंजन किया करते थे, क्योंकि आज के समय में क्या है, तो हम अपना जो मनोरंजन है जो वो हम अपना कैसे मनोरंजन कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं या यूट्यूब चला लेते हैं या हम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कुछ भी हम गेम वगैरह खेल के अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। लेकिन उस समय का मानव, उस समय का जो निवासी लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो अपने जीवन में कैसे मनोरंजन किया करते थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा साधन है ना, जिंदगी में मनोरंजन भी जरूरी है। तो उस समय के लोग जो मनोरंजन किया करते थे उनके तरीके कुछ अलग थे। चलिए बात करते हैं मनोरंजन के क्या इनके तरीके थे। तो सैंधव वासी क्या करते थे, मनोरंजन कैसे किया करते थे, मछली को पकड़कर करते थे, मछली पकड़ना हो गया उनका, शिकार करना हो गया, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना हो गया, तो आपका पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना है, मछली पकड़ना है, और क्या है चौपड़ और पासा खेलना आदि क्या है, मनोरंजन के उनके साधक हुआ करते थे उस समय के। अब बात करते हैं लिपि। तो हमने पहले ही बात करी थी जो आपका आद्य ऐतिहासिक था, जिसमें मैंने कहा था कि सिंधु सभ्यता में के लोग ऐसे हुआ करते थे जो जिन्होंने लिखाई तो यानी लिपि से तो परिचित थे, लेकिन जो उन्होंने लिपि लिखी है, जो उन्होंने लिखावट है उनकी, वो अभी तक के क्या की जा चुकी है, पढ़ी नहीं जा चुकी है। इसलिए तो उस समय जो लिपि थी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो लिपि क्योंकि पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो लिपि कैसी थी, तो ये जो लिपि है इस वजह से इस जो सिंधु सभ्यता है इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी माना जाता है। अगर बात करें लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, तो उसमें भाव चित्रात्मक वाली लिपि थी। ठीक है, चलिए अब इसको एक चीज और आपको ध्यान रखना है, तो ये लिपि कैसी थी, पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी तक के इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अच्छा, और एक चीज और है, लिखने का इनका तरीका क्या था, तो दाएं से बाईं ओर, पहले दाएं से बाईं ओर यानी आपका दायां हाथ है तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, दाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे और बाईं ओर की तरफ लिखेंगे, फिर बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे और दाईं ओर तरफ लिखेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं दाईं से बाईं ओर और फिर बाईं से दाईं ओर, यानी दाएं से बाईं हो गया और बाईं से फिर दाईं, ये एक लाइन इस तरफ लिखी जाती थी, एक तरफ इस लाइन तरफ लिखी जाती थी, तो आपका ये लिखने का तरीका था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन कैसा था, क्योंकि आप जानते हैं सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, शहरी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जो वहां के नगर वगैरह जो खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक स्थल हमें जो प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, नगरों की तरह सही तरह से विकसित रूप में पाए गए हैं। अगर वो विकसित रूप में नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि वो नगर नियोजन नगर व्यवस्था थी, यानी आपकी शहरी व्यवस्था हुआ करती थी सिंधु सभ्यता में, क्योंकि पुरातात्विक स्थल से यानी जो खोजी हुई है, जो खुदाई हुई है, वहां से जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, उससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, नगर निवासी थे, यानी शहरी सभ्यता उनके अंदर डेवलप थी, यानी शहरी सभ्यता से रिलेटेड, यानी पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक विकास हुआ करता था, सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन कैसा था, विश्व प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, विश्व प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। अगर बात करें तो सबसे बड़े बड़े नगर कौन से थे, तो केवल 6 नगरों को ही बड़ा नगर होने की संज्ञा दी जाती है। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा नगर है जो बड़े नगर में आता है या वृहत नगर में आता है, तो आपको 6 नगरों के नाम याद होंगे, तो हो सकता है 4 में से एक नहीं वाला पूछ ले, हो सकता है 4 दे दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा बड़ा नगर है, तो आप जब पढ़े होंगे तभी आपको लगा पाएंगे। तो मोहनजोदड़ो, आपका 6 नगरों को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो जिसमें आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है,
राखीगढ़ी है और कालीबंगा है। तो ये 6 आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ये 6 आपके 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। इन्हें इसलिए याद करना है क्योंकि सिर्फ 6 नगरों को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो सड़कें कैसी थी, समकोण पर काटती थी, यानी उस समय की जो सड़कें थी वो इतनी ज्यादा विकसित थी, डेवलप थी। कैसी थी, तो डेवलप थी, जैसे आज के समय में भी इतनी अच्छी नहीं, अगर देखा जाए तो नहीं हो है। तो उस समय की जो सड़कें थी, यानी बहुत साल पुराने की बात है, फिर भी उस समय की सड़कें कितनी डेवलप थी। यहाँ पर से आपका देख सकते हैं सड़कें कैसी थी, समकोण पर काटती थी। समकोण यानी आपका इस तरह से काटती थी, क्योंकि अगर ऐसे जाएंगे तो इस तरह से समकोण पर काटती थी, वो सड़कें आपकी कहलाती हैं, ठीक है। वहां की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, तो मकान के जो दरवाजे हुआ करते थे, वो दरवाजे कैसे हुआ करते थे, वो मेन सड़क यानी मुख्य सड़क पर ना खुले हुआ करके अंदर की ओर खुला किया करते थे, ठीक है। तो मकान के दरवाजे सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, तो सर्वाधिक चौड़ी सड़कें, तो उस समय देखिए कि सड़कें भी कैसी थी, बहुत बहुत चौड़ी हुआ करती थी। तो सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कहाँ की प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो नगर ऐसा था जहां की सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी हुआ करती थी, लगभग 10 मीटर जितनी चौड़ी हुआ करती थी वहां की सड़कें। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहां की सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कहाँ की प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो की प्राप्त है। मोहनजोदड़ो में कितनी लगभग आपकी सड़कें चौड़ी थी, तो आपकी कितनी हो जाएंगी, 10 मीटर के लगभग चौड़ी भी प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान कैसे बने थे, पक्की ईंटों से बने थे। उस समय भी पक्की ईंटों से बने हुआ करते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहा गया। इसके पीछे शहरी या नगरीय कहने के पीछे इतने सारे रीजन है, ये चीजें आपने देख ली होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं लोथल और सूतकोद्दा। तो जिस तरह व्यापार के लिए इधर से उधर सामान आयात निर्यात के लिए क्या भेजा करा करते थे, सामान इधर से उधर भेजने के लिए बंदरगाह हुआ करते हैं, उसी तरह से उस समय भी व्यापार होता था। तो वो जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे, आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल हुआ करता था और सूतकोद्दा हुआ करता था। ये दो आपके क्या हुआ करते थे, तो दो आपके सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हुआ करते थे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अभी जो पेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन लोथल वाला पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपसे कई दफा पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, ये कई दफा पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर